हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। हम आपके लिए ये सीरीज लेके आए हैं बिहार शिक्षक भर्ती के लिए सामान्य अध्ययन के ये वीडियोस हैं। आपने इनको नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको इन क्वेश्चन से 100% मदद मिलेगी। तो ये जनरल स्टडी का वीडियो है। एक वीडियो आता है स्पेशल बिहार का जो है करंट अफेयर्स, उससे रिलेटेड। ये दोनों वीडियोज़ हमारे बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आते हैं, तो इनको जरूर देखिएगा। पीछे के वीडियोज़ नहीं देखें तो आप उनको जाके जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जानते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लोरोफिल के निर्माण में पौधों की सहायता करने के लिए निम्नलिखित में से किसका निर्माण आवश्यक है। क्लोरोफिल यानी कि पहला ही क्वेश्चन ये हमारा साइंस का क्वेश्चन रखती है शुरुआत में मैंने, तो ये इसके जो इस राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैग्नीशियम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। पहले क्वेश्चन आता था कि पत्तियों का हरा रंग किस कारण से होता है, तो राइट आंसर हो जाता था क्लोरोफिल। अब क्वेश्चन का विस्तार हो गया है, थोड़ा डीपली पूछते हैं। तो यहां पर क्लोरोफिल के निर्माण के लिए सबसे आवश्यक जो तत्व होता है वो होता है मैग्नीशियम। अगर मैग्नीशियम के बिना इसका निर्माण नहीं होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पौधों का जो है निर्माण या पौधों का प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होगी उसमें जो क्लोरोफिल बनेगा, तो उसकी सबसे आवश्यक तत्व मैग्नीशियम। ये कैसे भी पूछ ले तो आपको ये ध्यान रखना है, क्लोरोफिल के साथ जुड़ा हुआ तत्व है ये मैग्नीशियम। और क्लोरोफिल का प्रयोग किस लिए किया जाता है, निश्चेतक के रूप में भी किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये यहाँ पर देख लीजिएगा, क्लोरोफिल के निर्माण के लिए मैग्नीशियम आवश्यक है। मैग्नीशियम के बिना पौधे सूर्य के प्रकाश को ग्रहण नहीं कर पाते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। क्लोरोफिल साइनोबैक्टीरिया और शैवाल और पौधों के क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाले कई निकट से संबंधी हरे रंग का वर्णक है। ये हरे रंग का वर्णक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है। तो ये कठोर जल का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के लिए किया जाता है। धीरे करने के लिए प्रक्रिया को कठोर जल का प्रयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टरों में। इसका ये सूत्र होता है D2O। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। कई बार ये भी पूछा गया है कठोर जल को क्या कहते हैं या ड्यूटेरियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। यह जल का एक रूप होता है जिसमें बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन आइसोटोप ड्यूटेरियम कठोर हाइड्रोजन होता है। तो दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है, या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद क्या बनता है। तो ये ऑक्सीजन होता है। जैसे कि यहां पर एक रिएक्शन है ये प्रकाश संश्लेषण की, इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कभी कभी ऐसा होगा ये पॉइंट लिख देगा, ये लिख देगा, इसको छोड़ देगा, तो ये आपको फिल करने के रूप में होगा। ये आपको जब मालूम होगा तभी आप आंसर कर पाएंगे। कभी इसको छोड़ देगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है 6CO2 + 6H2O। सनलाइट की उपस्थिति है यहाँ पर, और ये बनता है इसमें ग्लूकोज C6H12O6 और प्लस लास्ट जो उत्पाद है, हमारा क्वेश्चन था इसी के रूप में, O2 6O2 के रूप में। तो ये बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखनी है, इससे क्वेश्चन बनते रहते हैं सभी एग्जाम्स में। प्रकाश संश्लेषण पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। अगर पूछ ले प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधे किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलते हैं, तो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मुख्य रूप से पौधे की पत्तियों में होती है, और कुछ मामलों में ये तनों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रक्रिया है, ये क्वेश्चन है, ध्यान रखें। नेक्स्ट है, इंसुलिन का उत्पाद किसके द्वारा होता है या कहां पर बनता है इंसुलिन। तो ये अग्नाशय में बनता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है। ये कुछ पॉइंट है, जैसे अग्नाशय द्वारा उत्पादित इंसुलिन एक आवश्यक हार्मोन है। इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन ही तो है। इसकी मुख्य भूमिका हमारे शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना होता है। जब इंसुलिन नहीं बनता है तो हमारे शरीर क्या करता है, हमारे जो शर्करा है भोजन उसको पचा नहीं पाता है, चीनी को विशेष तौर पर नहीं पचा पाता है, तो उन्हीं लोगों को डायबिटीज का शिकार बता दिया जाता है। तो यही प्रक्रिया होती है डायबिटीज वालों में, इंसुलिन का निर्माण गड़बड़ हो जाता है, ध्यान रखना है। इंसुलिन के कार्य भी यहाँ पर मैंने लिखे हैं, तो इनको आप जरूर पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पैर की हड्डियां कौन सी हैं। तो यहाँ पर हमको ध्यान रखना है, फिबुला और टिबिया ये पैर की हड्डियां हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको मालूम होना चाहिए। ये कुछ अन्य पैर की हड्डियां लिख दी हैं मैंने। फीमर जैसे कि ये जांग की हड्डी होती है। पटेला ये जो है घुटने की जो हमारी ये गोल बेली होती है, इसको कहते हैं। टिबिया ये भी पिंडली की हड्डी है। फिबुला ये भी घुटने के नीचे हड्डी होती है, उसको कहते हैं। तो ये पैर की हड्डियां हैं कुछ, इनको आप जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु का वेग किससे संबंधित होता है।
तो वायु का वेग जो है, पृथ्वी का परिभ्रमण, ये तो मौसम संबंधी घटनाएं इसकी परिभ्रमण से होती हैं। घूर्णन से रात और दिन का होना होता है। तो ये दाब की प्रवणता, दाब प्रवणता से संबंधित होता है वायु का वेग। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो ये अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है हमारी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके द्वारा मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, बैलेंस रहता है। अधिवृक्क ग्रंथि जो है कई हार्मोन्स का स्रावण करती है। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो होते हैं एंड्रोजन और एस्ट्रोजन। इनको सेक्स हार्मोन्स भी कहते हैं। तो ये सब हार्मोन्स, ये दो हार्मोन और हैं जो अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा ही स्रावित होते हैं, एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल। ये सभी हार्मोन्स का कार्य भी रहता है बॉडी के जो है ताप को, रक्तचाप को, इनको बैलेंस रखना। तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसा कि यहां पर हमने मेंशन किया है, ये हार्मोन मतलब जो ताप होता है इसको प्रतिरक्षा प्रणाली, रक्तचाप, तनाव की प्रक्रिया, अन्य आवश्यक कार्यों को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन चुने गए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे इनका जन्म तो उत्तर प्रदेश में हुआ था, लेकिन इन्होंने बिहार में जाकर और बिहार के लिए विशेष कार्य किए, इसीलिए ये बिहार के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। कई बार बिहार पीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। यहाँ पर हमने स्वामी सहजानंद सरस्वती से संबंधित जानकारी मेंशन की है, जैसे कि स्वामी सहजानंद सरस्वती एक तपस्वी, एक राष्ट्रवादी, क्रांतिकारी, भारत के एक किसान नेता थे। उनका जन्म, जैसे कि मैंने बताया, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी सामाजिक राजनीतिक गतिविधियां शुरुआती दिनों में बिहार पर केंद्रित था। मैंने कहा था बिहार में जो है विशेष फोकस रहा है इन्होंने। बिहार में इन्होंने एक जो है आश्रम की स्थापना की। बिहार के निकट एक बेहटा जिला है, यहाँ पर बिहार में किसानों के प्रमुख और महत्वपूर्ण नेताओं में से एक के रूप में जाने जाते थे। तो इनको आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की ओर महात्मा गांधी का ध्यान किसने आकर्षित किया? तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों का जब शोषण हो रहा था, उस समय महात्मा गांधी का ध्यान उस ओर ले जाने वाले व्यक्ति थे राजकुमार शुक्ला। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजकुमार शुक्ला ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने महात्मा गांधी को चंपारण में जाकर शोषण का जायजा लेने हेतु मनाया था। यही लेके आए थे इन जो नील के बागानों का विरोध करने के लिए। तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी मार्च कितने दिनों तक चला था? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, दांडी मार्च कितने दिनों तक चला था? कितने सहयोगियों के साथ ये महात्मा गांधी इस दांडी मार्च की शुरुआत की थी, किस तारीख को? ये बार बार क्वेश्चन इससे बनते रहते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन को यहाँ पर हम जान लेते हैं। ये दांडी मार्च टोटल 24 दिन तक चला था। ये 12 मार्च को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल को ये समाप्त हो गया था। 12 मार्च 1930 को इसकी शुरुआत हुई थी। महात्मा गांधी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ इसकी शुरुआत की थी और 6 अप्रैल 1930 को इसकी समाप्त हो गया था, नमक कानून बनाकर। नमक कानून होता क्या है, क्यों इसका विरोध किया गया? नमक एक बेसिक नीड है मानव की। मानवता के आधार पर कुछ बेसिक चीजें जो हैं मानव के लिए जरूरी हैं, उन्हें कर के दायरे से बाहर रखा गया है। अभी भी रखा जाता है। पिछले दिनों में कई आपने सुना हो तो 1 साल पहले करीब भारत सरकार ने, अभी वर्तमान में, जब जो पराठे आते थे पैक्ड फूड, उन पर जब टैक्स लगा लिया था, दही दूध पे टैक्स लगाया था, तब काफी चर्चा भी चली थी इस चीज की, आपको ध्यान हो तो इन चीजों पे टैक्स फ्री रखना चाहिए। तो उस समय जब ब्रिटिश सरकार थी तो उन्होंने जब समुद्र से नमक बनाते थे, उसका व्यापार करते थे, कुछ लोग उपयोग करते थे, उस पर भी टैक्स लगाने का काम किया था 1882 में अंग्रेजों ने। तब महात्मा गांधी जी ने इसका विरोध किया था। उसमें विरोध क्या था? उन्होंने कहा हम जाएंगे साबरमती से चलकर और क्या कहते हैं, अपने 78 सहयोगियों के साथ, और नमक कानून को तोड़ेंगे। नमक बना दिया था और कानून तोड़ दिया था इस तरीके से। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पहला कांग्रेस सत्र कहां आयोजित किया गया था? तो बिहार में पहला कांग्रेस सत्र जो है 1912 में पटना में आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे तो ये 1912 वाले अधिवेशन के अध्यक्ष नहीं पूछे जाते हैं, परंतु ये बिहार के थे और बिहार में ही आयोजित हुआ था। तो बिहार के एग्जाम के लिए विशेष इंपोर्टेंट है और बिहार के एग्जाम में जैसे पूछे जाते हैं ये। तो ये 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना 27वां अधिवेशन मध्य प्रांत और बरार के अमरावती से राव बहादुर रघुनाथ नरसिंह मधुलकर, इतना बड़ा इनका नाम है, ध्यान रखना है, ये पॉइंट नाम पकड़ लीजिए, राव बहादुर या मधुलकर, इनकी अध्यक्षता में ये आयोजित हुआ था बंकीपुर पटना में। तो ये ध्यान रखना है। और अगर ये जानकारी आप पढ़ लीजिएगा एक बार, ये तो मैं पिछली वीडियोस में आपको बताता ही रहा हूं, जो है अधिवेशन मतलब कांग्रेस सत्र किस तरीके से शुरू हुए, किसने राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी, इनको आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी? तो बिहार में पहली बार चाय बागानों की स्थापना ठाकुरगंज में की गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए, बिहार में ठाकुरगंज में पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी। राज्य का चाय व्यवसाय पूर्वोत्तर बिहार के ठाकुरगंज क्षेत्र में फला फूला है, जो दार्जिलिंग से 200 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी कि 200 किलोमीटर के पास है ये जो ठाकुरगंज है। तो यहाँ पर आपको मालूम है दार्जिलिंग तो विशेष तौर पर चाय के लिए फेमस है ही, तो ये यहाँ पर इससे नज़दीक होने के कारण यहाँ चाय हो जाती है। डोक टी एस्टेट वह चाय बागान है जिसने पूरे देश में बिहार की लोकप्रियता को बनाया था। डोक जो इसके बीच बहने वाली नदी है उससे नाम ग्रहण किया गया है, डोक नदी से। तो ये आपको ध्यान रखना है। 1998 में सिलीगुड़ी के चाय उद्योग के दिग्गज राजीव लोचन ने की थी इसकी स्थापना, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण कार्य करता है? तो गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए संगठन सर्वेक्षण है NSSO। इसको कहते हैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। हिंदी में इसको कहेंगे राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण मतलब कार्यालय, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। पहले इसको कहते थे राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, संगठन की जगह कार्यालय शब्द बाद में जोड़ दिया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। गरीबी रेखा क्या होती है? गरीबी रेखा को आय या खर्च के उस स्तर पर परिभाषित किया जाता है जिसके नीचे यह निष्कर्ष निकालना उचित है कि कोई व्यक्ति विशेष समाज की तुलना में गरीब है, और यह आय या उपभोग व्यय का एक उपाय है जो गरीबों को बाकी आबादी से अलग करता है। तेंदुलकर समिति थी जिसने ये जो है गरीबी रेखा की एक निश्चित सीमा डिसाइड की थी कि प्रतिदिन 29 रुपए और ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन 22 रुपए कमाने वाला व्यक्ति या इससे नीचे कमाने वाला व्यक्ति गरीब रहेगा। तो इसको चुनने के दो कार्ड हैं। ऐसी नीतियां बनाना जो गरीबों की जरूरत के अनुरूप हों, यह निर्धारण करने के लिए कि समय के साथ सरकारी कार्यक्रम सफल रहे या नहीं। इस तरीके से बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में से किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? प्रभुत्व है अनाज आधारित उद्योग का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखना है। बिहार में प्रमुख कृषि उत्पाद हैं जैसे कि अनाज, दलहन, तिलहन और नकदी। ये फसलें हैं जो कि बिहार में प्रमुख रूप से अपना तवज्जो रखती हैं। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। खाद्य उद्योगों में प्रमुख उद्योग अनाज आधारित उद्योग। निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? तो कोलेजियम प्रणाली ये भी सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। अपीलीय अधिकार ये भी है। मूल अधिकार क्षेत्र ये भी है। तो ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना आवश्यक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 21 वर्ष कर दी गई है, 18 से 21 वर्ष। ध्यान रखना है न्यूनतम आयु पंचायती राज चुनावों में। अलग अलग चुनाव में अलग अलग है, लोकसभा के लिए अलग है, राज्यसभा के लिए अलग है। तो ये आपको ध्यान रखना है। लोकसभा के लिए 25 इस तरीके से, राज्यसभा के लिए आपको मतलब 30 इस तरीके से अलग अलग है। तो यहाँ पर पंचायती राज की बात हो रही है, तो पंचायती राज के लिए ये 21 वर्ष है। पंचायती राज कब जोड़े गए थे? 73वें संविधान संशोधन में 1992 में ये जोड़े गए थे। इसे 3 स्तरों पर रखा गया था। 3 स्तर कौन कौन से? ग्राम स्तर, मध्यवर्ती ब्लॉक, तालुक, मंडल स्तर या जिला स्तर। ये आपको नाम ध्यान रखने हैं। ये लेखपाल का एग्जाम हो, आपका जो टेट हो, सुपर टेट हो, कुछ भी हो, इनमें ये बार बार पूछे जाने वाला है कि पंचायती राज के कितने स्तर हैं। उसमें से ऑप्शन दे देता है, पूछ लेता है इनमें से कौन सा नहीं है। तो ये 3 स्तर आपको पता होंगे, ग्राम स्तर, मध्यवर्ती ब्लॉक स्तर या ब्लॉक, ताल्लुक, मंडल, इनका एक ही पर्पज है, या जिला स्तर। तो ये आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। निम्नलिखित में से बिहार के प्रथम गवर्नर कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सर जेम्स डेविड शिफ्टन, इनको बिहार का प्रथम गवर्नर नियुक्त किया गया था, ध्यान रखना है। और कुछ पॉइंट हैं जैसे कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह जी थे। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी थी, लालू प्रसाद यादव जी की वाइफ। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा थी, जो कि ये बिहार से थी, ध्यान रखना है। स्वतंत्र भारत में बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा थे। ये सभी पॉइंट इंपोर्टेंट हैं, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना है, अच्छे से पढ़ना है। भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि कौन सी है? वेटलैंड। तो ये है रेणुका आर्द्रभूमि। आपको ध्यान रखना है, भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि पूछ ली जाए तो ये रेणुका आर्द्रभूमि है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और सबसे बड़ी आर्द्रभूमि की बात की जाए तो ये सुंदरबन आर्द्रभूमि हो जाती है, पश्चिम बंगाल में है। तो ये आपको ध्यान रखना है। वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? आपको पता होना चाहिए, 2 फरवरी को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। ये कुछ पॉइंट हैं, ये रेणुका आर्द्रभूमि से संबंधित हैं। यह भारत में हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में है। यह समुद्री तल से 672 मीटर ऊपर है। यह मीठे पानी के झरनों और अंतर्देशीय भूमिगत काष्ठ संरचनाओं में से एक है। भारत में कुल 54 रामसर स्थल हैं।
इन स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि रूप में नामित किया गया है। 54 है, ये भी संख्या आपको ध्यान रखनी है, ये आपको मैंने पॉइंट बताई दी, इंपॉर्टेंट है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बांध सबसे ऊंचा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये टिहरी बांध भारत में सबसे ऊंचा है। ये उत्तराखंड के भागीरथी नदी पर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी ऊंचाई है 261 मीटर, इसकी लंबाई है 575 मीटर। तो ये दुनिया का 8वां सबसे ऊंचा भी बांध है, तो ये आप ध्यान रखें। और ये पूछ लिया जाए आपसे, ये कोयना बांध कहां पर है? ये भी पूछा गया है। कोयना नदी पर है ये, और ये महाराष्ट्र में है कोयना बांध, ये आपको ध्यान रखना है। और भाखड़ा बांध आपको पता होगा सतलज नदी पर है, पंजाब में है। पंजाब और हिमाचल प्रदेश में की सतलज नदी पर ये बनाया गया है, ध्यान रखें। किसे भारत का जैविक स्वर्ग माना जाता है? जैविक स्वर्ग माना जाता है मन्नार की घाटी को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। यहाँ पर जैव विविधता बहुत ही उत्तम है, इसलिए इसको जैविक स्वर्ग कहा जाता है। मन्नार की खाड़ी से जुड़े हुए कुछ पॉइंट हैं, इनको आपको पढ़ लेना है। मन्नार मनीर बायोस्फीयर रिजर्व की खाड़ी भारत के दक्षिण पूर्व तट पर स्थित है, जो उत्तर में रामेश्वर से लेकर दक्षिण में थुथुकुडी तक फैली हुई है। भारत का पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है, जो लगभग 10,500 वर्ग किलोमीटर में फैला है। 21 इसमें द्वीप हैं। तो इन सभी पॉइंटों को आप पढ़िएगा। रिजर्व जैविक रूप में दुनिया की सबसे अमीर तटीय क्षेत्रों में से है, जहां पर वनस्पतियां और जीवों की लगभग 3600 प्रजातियां हैं। मैंने कहा ना, यहाँ पर जैव विविधता सबसे अच्छी है, इसीलिए इसको जैविक स्वर्ग माना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप जरूर पढ़ लीजिएगा, मैंने इन सभी पॉइंटों को मेंशन किया हुआ है। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। आप चाहे बिहार शिक्षक भर्ती की कर रहे हो या बिहार पीसीएस की कर रहे हो, आपको इनमें से क्वेश्चन 100% एग्जाम में मिलने वाले हैं सामान्य अध्ययन के। तो प्लीज आप इन वीडियोस को बहुत ध्यान से देखें और इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ें। इन पॉइंटों को आप पढ़ते रहे, इन्हीं से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियोस आपको 100% बेनिफिशियल होने वाली हैं। अब एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ये लास्ट वीडियो से मैंने क्वेश्चन लिया हुए हैं, तो इसका आंसर आप जरूर कीजिएगा। आपका राइट आंसर होगा, मैं थम्स अप करूंगा, और रॉन्ग होगा तो आपको कमेंट बॉक्स में ही रिप्लाई में राइट आंसर भी बताऊंगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखना है और लाइक और शेयर जरूर करना है। व्यूअरशिप की संख्या बढ़ेगी, उतना ही अच्छा मैं भी अपनी तरफ से मेहनत करूंगा। थैंक यू सो मच।